हे एस्पिरेंट वेलकम यू ऑल। सो एज यू ऑल नो कि हमारा जो है बॉटनी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है और अभी जो है हमारा जूलॉजी पोर्शन स्टार्ट हो चुका है और उसकी जो सबसे बेसिक चैप्टर है वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है, दैट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये थोड़ा वास्ट भी हो जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है सबसे पहले हमारी दैट इज़ द स्ट्रक्चर यानी कि टिश्यूज़ वगैरह के बारे में दिया हुआ है। फिर हमें जो सिलेबस में दे रखा है वो फ्रॉग और कॉकरोच वो भी हमें पढ़ना है। तो ये चीज़ें सारी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के अंदर ही इंक्लूडेड है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा वास्ट हो जाता है। तो इसमें जो हमारी लास्ट वाली क्लास थी जो कि हमारी सबसे पहली ही क्लास थी, उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी और हमारी पूरी एपिथेलियल जो टिश्यू थी वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई थी। कल वाली क्लास में मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया था वो मैं एक बार और रिकॉल करवा देती हूँ ताकि आपको मतलब समझ में आ जाए, आपकी आज की जो क्लास है उससे आप उसको लिंक कर पाएँ। तो सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक यूनिसेलुलर एक मल्टी सेलुलर। और यूनिसेलुलर के अंदर सारे फंक्शंस जो होगा सिंगल सेल परफॉर्म करेगा, मल्टी सेलुलर के अंदर सारी फंक्शंस जो है वो डिफरेंट जो और मतलब सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर है तो बहुत सारे सेल्स होंगे, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो ग्रुप में परफॉर्म करेंगे फंक्शंस। इसके बाद जो सिंपल ऑर्गेनिज्म हाइड्रा थी उसमें डिफरेंट टाइप की सेल होंगी। ह्यूमन बॉडी के अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होती है जिसकी कॉमन फंक्शन, कॉमन ऑरिजिन वगैरह होता है, जिसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। उसके बाद मैंने एनिमल टिश्यू जो था उसको स्टार्ट कर दिया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर जो होता है सेल का वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म। इसके बाद मैंने आपको टाइप्स ऑफ टिश्यू बताया था जिसमें मैंने 4 टिश्यू बताया था, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। एपिथेलियल की ऑरिजिन थी सारे जितने भी जर्म लेंस है उन सबसे इसकी जो है ऑरिजिन थी। उसके बाद कनेक्टिव वाले की मीजोडर्मल ऑरिजिन, उसके बाद मस्कुलर, मस्कुलर जो था उसकी मीजोडर्मल ऑरिजिन। उसमें एक एक्सेप्शन बताया था मैंने आपको, आइरिस और सिलियरी बॉडी जो कि आई के अंदर प्रेजेंट होती है उसकी एक्टोडर्मल ऑरिजिन होती है। और जो हमारी न्यूरल थी उसकी एक्टोडर्मल होती है एक्सेप्ट माइक्रोग्लिया जिसकी मीजोडर्मल ऑरिजिन होती है। इसके बाद मैंने एपिथेलियल टिश्यू जो था उसको पूरा अच्छे से बताया था कि अपॉन ग्रोथ होती है, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रोथ होती है इसके ऊपर, और कनेक्टिव टिश्यू ही इसको ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड करता है और यहाँ से जो भी वेस्टेज बनते हैं वो बाहर जाते हैं इसी कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। उसके बीच में प्रेजेंट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसमेंट सब्सटेंस जो कि ए सेलर होता है, ग्लाइप्रोटीनेशियस होती है। जो एपिथेलियल टिश्यू होती है ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है और ये एवैस्कुलर होता है, यहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता है। इसकी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। दो तरह की एपिथेलियम मैंने आपको बताई थी, एपिथेलियल टिश्यू सिंपल और परमानेंट। सिंपल में मैंने आपको सिंगल लेयर ऑफ सेल बताया था, कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स में सेल होंगे। जो सिंपल था उसमें मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताया था, दैट इज द सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनार। और स्क्वामस की फ्लैटेंड सेल होती है, फ्लैट न्यूक्लियस, क्यूबॉइडल वाली की क्यूब लाइक न्यूक्लियस उसकी सेंटर पे होगी, और सिंपल कॉलमनार जो होती है उसमें टॉल एंड सिलेंडर सेल्स होती हैं, उसकी न्यूक्लियस बेस पे होगी। फिर मैंने आपको फंक्शन बताया था कि फंक्शन सिंपल स्क्वामस जो होती है उसकी सिर्फ डिफ्यूजन होती है, और सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनार जो होता है इसका जो फंक्शन होता है वो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद मैंने कुछ और बातें बताई थी आपको इसी स्क्वामस, क्यूबॉइडल और कॉलमनार के बारे में कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। फिर मैंने आपको बताया था कुछ जो क्यूबॉइडल और कॉलमनार एपिथेलियम होते हैं उसकी जो सेल्स होती है उसकी फ्री सरफेस में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। वो फ्री मॉडिफिकेशंस ब्रश बॉर्डर हो सकता है, सिलिएटेड हो सकता है। तो ब्रश बॉर्डर में हमारा माइक्रोविलाई था और सिलिएटेड में हमारा सीलिया था। क्यूबॉइडल और कॉलमनार जो है दोनों का अलग अलग मैंने एग्जाम्पल भी बताया था। फिर मैंने आपको ग्लैंडुलर एपिथेलियम बताया था जिसमें कि कॉलमनार और क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जो सेल्स हैं वही स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं सिक्रीशन के लिए। जैसे यूनिसेलर मैंने आपको गॉबलेट सेल बताया था, मल्टी सेलर में सलेवरी ग्लैंड बताया था। कुछ और मॉडिफिकेशंस था जैसे कि ग्लैंड जो है ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग ऑफ द सिक्रीशन, इसके हिसाब से जो है कुछ और जो क्लासिफिकेशन थी उसमें एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन था। ये सब सारी चीज़ें जो है कल वाली क्लास में ही हो चुकी थी। फिर मैंने आपसे कंपाउंड एपिथेलियम जो है इसके ऊपर भी डिस्कशन रखा था कि ये बेसिकली प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट द केमिकल और द मैकेनिकल स्ट्रेसेस। इसकी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में लिमिटेड रोल होती है क्योंकि ये 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स में होता है। इसके बाद इसमें केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड टाइप की एपिथेलियम भी मैंने आपको बताया। फिर लास्ट टॉपिक जो हमारा था दैट इज द सेल जंक्शन जो कि एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट होता है। और सेल जंक्शन जो होता है इसमें गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन और एडहेरिंग जंक्शन
तीन जंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें गैप जंक्शन में कभी कभी आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल इनकी पैसेज होती है। फिर टाइट जंक्शन में जो है टाइट यानी कि लीकेज से प्रिवेंट करेगा। अधेरिंग जंक्शन जो है दो सेल को टुगेदर जोड़ने का काम करता है। अधेरिंग जंक्शन को डेस्मोसोम्स भी कहते हैं। ये हमारी लास्ट टॉपिक थी सेल जंक्शन की, और यहाँ पे ही जो है हमारा एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो गया था। तो एपिथेलियल हमारा अगर कंप्लीट हो चुका है, तो आज की जो क्लास है वो कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर और न्यूरल इन तीनों के ऊपर होने वाली है। और आज की ही क्लास में ये वाला टॉपिक हमारा टिश्यू वाला टॉपिक हमारा पूरा का पूरा फिनिश भी हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीन और बचे हुए हैं जो कि छोटे छोटे से हैं। एपिथेलियल वाली ही थोड़ी सी लंबी थी, बाकी तीनों जो है छोटे छोटे डिस्कशन दे रखी है, क्योंकि इनके ऊपर अलग से चैप्टर्स है हमारा, तो इसमें थोड़ा थोड़ा ही दे रखा है, तो हम उसको अच्छे से यहाँ पे देखते हैं। तो आज की क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है दैट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू से, जो कि हमारा सेकंड टिश्यू वाला पार्ट था, दैट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू का मैंने आपको बताया कि इसकी ऑरिजिन जो होती है वो मीजोडर्म से होती है। तो मीजोडर्मली ये डिराइव होता है, और मोस्ट अबंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है हमारे बॉडी में जो भी टिश्यू है उसमें सबसे पहले आता है कनेक्टिव टिश्यू। ये मोस्ट अबंडेंट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा होगा और सबसे ज़्यादा फैला हुआ होता है कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। क्योंकि ये जो होता है इसको हम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मेन फंक्शन होता है कि ये लिंक करता है या सपोर्ट करता है बाकी जितने भी टिश्यू या ऑर्गन्स होते हैं बॉडी को, उसको। क्योंकि इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारी बोन्स आती है, हमारी कार्टिलेज आती है, जो कि पूरी बॉडी में फैली हुई है। इसके बाद हम ब्लड की अगर बात करें, ब्लड की, लिम्फ की, तो ये भी सारी पूरी बॉडी में हमारी फैली हुई है। तो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू तो मोस्ट अबंडेंट होगा ही, क्योंकि इसकी जो अबंडेंस है वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे बॉडी में। लिंकिंग एंड सपोर्टिंग जो है जितने भी हैं, जैसे कि हमारे जो भी बोन्स वगैरह अटैच्ड हैं, तो वो सारी चीज़ें भी इसी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आती है। इसलिए ये मोस्ट अबंडेंट है, और इसलिए इसको हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को लिंक या सपोर्ट करता है, कनेक्ट करता रहता है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर आता क्या है, इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हमें देखने को मिलता है कुछ जो होते हैं ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, जिसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसके बाद इसके अंदर कुछ प्रोटीन फाइबर्स होता है प्रेजेंट, और कुछ सेल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं, कुछ प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं और कुछ सेल्स होते हैं। जो ग्राउंड सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स है, इसको हम सेमी फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि ये सेमी फ्लूइड होता है, पूरी तरह से फ्लूइड नहीं होता है, थोड़ा सा चिपचिपा होता है, सेमी फ्लूइड नेचर का, जिसके अंदर होता है हाई एलिरोनिक एसिड। ये एक तरह का मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, हाई एलिरोनिक एसिड एक तरह का मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे ग्राउंड सब्सटेंस यानी कि मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, इसको हमें याद रखना है। दूसरा है हमारा दैट इज़ द प्रोटीन फाइबर। ये प्रोटीन फाइबर जो होता है ये हर जगह देखने को मिलता है एक्सेप्ट इन द ब्लड। सिर्फ ब्लड को छोड़ करके बाकी सारे जगह पे, मतलब जो भी कनेक्टिव टिश्यू की पार्ट है उन सब जगह हमें ये देखने को मिलता है प्रोटीन की फाइबर, सिर्फ ब्लड को छोड़ करके। इसके बाद जो है सेल्स, यहाँ पे भी हमें देखने सेल्स ये तो था ही हमारा इसमें। इसके बाद प्रोटीन फाइबर्स की अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह की फाइबर की बातें यहाँ पे करी गई है, दैट इज़ द कोलाजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर। तो कोलाजन फाइबर जो है ये हमें प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब काफ़ी ये सख्त होता है। इसके बाद ये कैन बी इन द बंडल्स एंड अनब्रांच, ये बंडल में होता है और ये अनब्रांच होता है, इसमें कोई ब्रांचिंग वगैरह नहीं देखने को मिलती है। जो इलास्टिन होता है ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी, मतलब फ्लेक्सिबल जगह जो होता है वहाँ पे इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होता है। अगर कोई चीज़ें फ्लेक्सिबल है तो वहाँ पे हमारी इलास्टिन वाली जो प्रोटीन की फाइबर है ये प्रेजेंट होती है, और ये सिंगल होता है और ब्रांच्ड होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी अच्छे से हमें याद रखना है। इसके बाद अगर हम इस सेल के ऊपर बात कर लें, इस सेल के ऊपर कि अब हमारा सेल कौन कौन सा प्रेजेंट है इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, तो कुछ सेल्स हैं जैसे कि फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो सिक्रीट करेगा फाइबर्स या फिर एंड मैट्रिक्स या फिर जिसको हम ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं। मतलब फिब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है, ये फिब्रोब्लास्ट होता है जिसके अंदर से फाइबर्स निकले रहते हैं, जो सिक्रीट करेगा फाइबर्स। उसके बाद मास्ट सेल प्रेजेंट होता है, मास्ट सेल सिक्रीट करता है हिस्टामिन, हिपैरिन और सेरोटोनिन। जो हिस्टामिन होता है उसको हम वेसो डायलेटर कहते हैं, क्योंकि वेसल यानी कि ब्लड वेसल जो होता है उसको ये डायलेट कर देता है, फैला देता है। हिपैरिन जो होता है ये एक तरह का नेचुरल एंटी कोएगुलेंट है, यानी कि कोएगुलेशन यानी कि थक्का जमना, खून का थक्का जमना। तो एंटी कोएगुलेंट का मतलब होता है कि यानी कि कोएगुलेशन को रोक रहा है, एंटी कर रहा है, एंटी यानी कि रोकना।
तो कोएगुलेशन को रोकने वाला होता है हेपेरिन, जो कि रिलीज होता है फ्रॉम द मास्ट सेल। इसके बाद सीरोटोनिन जो होता है ये एक तरह का वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। जैसे यहाँ पे वेसो डायलेटर है जो कि वेसल्स को, ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, फैला देता है, वैसे ये क्या कर देता है, सेरोटोनिन वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, यानी कि वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, चाप देता है। जैसे कि अगर हमारा जो पाइप होता है जिसे पानी निकलता है तो उसको अगर हम चाप देते हैं तो कैसा वो चप जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा ही फ्लो में क्या होता है कि वाटर हमारा निकलता है। तो इसी हिसाब से जो जब बीपी वगैरह हमारा कम हो जाता है तब ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर सेरोटोनिन रिलीज होता है, जिससे क्या होता है तेजी से हमारा ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम कर देता है, वेसल को ब्लॉक करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है, जिसकी वजह से तेजी से ब्लड फ्लो होने लगती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा देख लेते हैं, दैट इज दी टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की दो टाइप होती है, दैट इज दी लूज कनेक्टिव टिश्यू और द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, बेसिकली यहाँ पे तीन टाइप होती है कनेक्टिव टिश्यू की, एक लूज, एक डेंस और एक स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन यहाँ पे मैं दो बता रही हूँ अभी। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है, लूज क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सेल और फाइबर जो होते हैं वो कम होता है और मैट्रिक्स ज़्यादा होता है। मैट्रिक्स यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है, जैसे कि हम अगर साइटोप्लाज्म, एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म की बात कर लें, उसकी खाली स्पेस, तो वैसे ही यहाँ पे जो मैट्रिक्स है यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस है वो ज़्यादा है, लेकिन उसमें सेल्स और फाइबर्स जो है वो कम है, और कम है तो यहाँ पे मतलब मैट्रिक्स वाला पोर्शन जो है, खाली स्पेस ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि लूजली अरेंज्ड है सेल एंड फाइबर बहुत ही कम होने की वजह से, तो इसको हम लूज कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं। दूसरा है हमारा दैट इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें मैट्रिक्स जो होगा वो कम होगा और सेल्स और फाइबर्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसमें भी दो नाम याद रखना है, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू ये भी दो तरह के होते हैं, इसको भी याद रखेंगे। एक होता है एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की हम बात कर रहे हैं, इसमें एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू आता है। जो हमारा एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू है या एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। स्किन के नीचे की बात कर ले, और इसके अंदर एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है, इसमें हमारे एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है जिसमें ये सारी चीज़ें दे रखी है, दैट इज़ द फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाज, मास्ट सेल, ये सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी दे रखी है हमारी उस एडियोलर कनेक्टिव टिश्यू वाले हमारे डायग्राम में। तो ये हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती है, तो ये हम नाम से याद रखेंगे तो हमें मतलब क्वेश्चन बन जाएगा इससे। उसके बाद एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात कर लें तो ये भी स्किन के नीचे हमारे प्रेजेंट होता है, और एडिपोज का मतलब होता है फैट स्टोरिंग सेल्स। एडिपोसाइट मतलब इसके ही जो सेल होती है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल होता है उसको हम एडिपोसाइट्स कहते हैं। एडिपोसाइट जो होता है ये फैट स्टोरिंग सेल्स होती हैं। जो भी हम जब हम खाते हैं तो क्या होता है, अगर हम एक्सेस खा लेते हैं तो उसकी जो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स वगैरह होती है वो स्टोर हो जाती है एज अ फैट के फॉर्म में, और हमारा जो फैट होता है यानी कि जिसको हम जो हमारा बनता है फैट, वो बेसिकली यही होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे जाके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होता है जैसे हमें फैट देखने को मिलता है। ये एक्ट करता है एज अ हीट इंसुलेटर, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा फैट है तो वहाँ से जल्दी क्या होगा कि अंदर से हीट बाहर जाएगा नहीं, मतलब स्टोर्ड रहेगा अंदर ही, बाहर एक्सेस जो हीट होता है वो बाहर नहीं जाएगा, हीट के लिए इंसुलेटर होता है, और शॉक एब्जॉर्बर का भी ये काम करता है। इसके बाद हम बात कर ले डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, तो यहाँ पे डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो है इसमें दो याद रखना है नाम, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। रेगुलर नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी कि कोई चीज़ अगर रेगुलर है, कंटिन्यूअस है, डिसिप्लिन है, जैसे रेगुलरली है, तो उसको हम कहते हैं डेंस रेगुलर कहते हैं। और इरेगुलर तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसमें कुछ रेगुलरिटी नहीं है, वो इरेगुलर है, कैसा भी है, अजीब सा। तो रेगुलर जो है इसमें सेल्स और फाइबर्स जो है वो अरेंज्ड है, पैरेलली अरेंज्ड है एक साथ। यहाँ पे सेल्स और फाइबर्स जो है यहाँ पे पैरेलली अरेंज्ड है। और डेंस इरेगुलर जो है यहाँ पे सेल्स एंड फाइबर देखो कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, तो ऐसे सेल्स एंड फाइबर इरेगुलरली अरेंज्ड है। इसकी एग्जाम्पल हो जाती है, डेंस इरेगुलर की एग्जाम्पल हो जाती है हमारी जो स्किन की डर्मिस होती है वो, और डेंस रेगुलर की एग्जाम्पल हो जाती है दो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेंडन और लिगामेंट। आगे हम पढ़ेंगे कि टेंडन और लिगामेंट होता क्या है। तो टेंडन और लिगामेंट इसका एग्जाम्पल है डेंस रेगुलर का। इन सबको मतलब एग्जाम्पल को तो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। कुछ पॉइंट है जिसको हमें रिमेंबर करना है, क्योंकि हमें जो है ये सब चीज़ें तब समझ में आएगी जब हम एक पॉइंट को अभी यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले क्या होती है, हमारी स्किन है। अब स्किन के जस्ट बाहर जो है हमारी क्या प्रेजेंट होती है, मतलब स्किन पे ही क्या प्रेजेंट होती है, हमारी एपिडर्मिस वाली लेयर, जिसको हम कंपाउंड एपिथेलियम भी कहते हैं। उसके बाद वाली जो हमारी सबसे नीचे वाली लेयर आती है, मतलब एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आती है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन।
इसके बाद जो है हमारी, हमने आपको बताया कि एपिडर्मिस यानी कि ये है हमारी एपिथेलियम, और एपिथेलियम के जस्ट नीचे मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद क्या प्रेजेंट होगा, हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जो इसको न्यूट्रिएंट वगैरह सप्लाई करता है। तो यहाँ पे जस्ट नीचे जो प्रेजेंट होता है वो एडियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, और इसके नीचे प्रेजेंट होता है हमारा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया दैट इज द डर्मिस ऑफ द स्किन जो होता है, यहाँ पे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। और सबसे नीचे जो है यहाँ पे दैट इज द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, फैट स्टोरिंग सेल, जहाँ पे फैट स्टोर होता है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, एडियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद आता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब जो हमें तीसरा याद रखना है कनेक्टिव टिश्यू, वो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज इसलिए है क्योंकि ये अलग अलग है, मतलब कि इसमें कुछ स्केलेटन वाले कनेक्टिव टिश्यू है और कुछ फ्लूइडी नेचर वाले कनेक्टिव टिश्यू है। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आ जाता है बोन और कार्टिलेज, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में हमारा आता है दैट इज द ब्लड और द लिम्फ। ठीक है, फ्लूइड में आता है ब्लड एंड लिम्फ, और स्केलेटल में बोन एंड कार्टिलेज। इसके बाद जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें मैंने आपको टेंडन और लिगामेंट बताया है, अब टेंडन और लिगामेंट जो है इसको हम समझ लेते हैं। टेंडन और लिगामेंट होता क्या है? तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है इसमें फाइबर्स और मैट्रिक्स जो होता है ये पैरेलली अरेंज्ड रहता है। अब इसमें टेंडन और लिगामेंट दो नाम दे रखा है। टेंडन क्या होता है कि जैसे कि हमारा जो मसल है वो किसी ना किसी बोन से अगर अटैच्ड है, तो उसको अटैच करने वाला कोई एक ऐसा पार्ट होगा, कोई एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होगा जो कि उस दोनों को कनेक्ट करेगा। मतलब बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम होता है लिंकिंग एंड सपोर्टिंग, तो लिंकिंग एंड सपोर्टिंग का ही काम करेगा। तो यानी कि मसल है और बोन है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, दैट इज द टेंडन, जो कि एक तरह का रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस वाला। और लिगामेंट क्या होता है, जैसे हमारे दो बोन्स है, अब दो बोन्स भी आपस में जुड़े हुए हैं, वो कैसे जुड़े हुए हैं, इस लिगामेंट के साथ। तो यही होता है लिगामेंट, कि जो कनेक्ट करता है बोन को बोन से वो होता है लिगामेंट, और जो हमारा मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा होता है वो होता है टेंडन। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। इसके बाद हमारा आता है दैट इज द स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो है जिसके अंदर मैंने आपको बोन और कार्टिलेज बताया है, तो इसमें बोन और कार्टिलेज जो है इसके बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं। जो बोन होता है हमारा वो बहुत ही हार्ड होता है, हमें पता है ये चीज़ कि बोन काफ़ी हार्ड होता है, और जो कार्टिलेज होता है वो हमारा सॉलिड होता है, यानी कि वो पैक्ड होता है अंदर से। इसके बाद हम बात करें तो इसमें लॉट्स ऑफ कोलाजन फाइबर और कैल्शियम सॉल्ट भरा हुआ होता है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोलाजन फाइबर होता है। ये जो बोन होता है वो हार्ड होता है बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलाजन फाइबर्स। कार्टिलेज के अंदर भी कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट होता है। ये नॉन प्लाएबल है, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम चाप नहीं सकते हैं। मतलब बेसिकली इसको अगर हम चाहेंगे कि इसको हम मोड़ दे, यानी कि फोल्ड कर दे, तो ये फोल्ड नहीं हो सकता है बोन, इसलिए इसको हम नॉन प्लाएबल कहते हैं। क्योंकि प्लाएबल का मतलब होता है मूवेबल, फोल्डेबल, यानी कि जो हमारा कार्टिलेज होता है वो हमारा प्लाएबल हम मोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम बोन को मोड़ेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन वो मुड़ेगा नहीं। और सेल्स जो होते हैं बोन के अंदर वो होता है ऑस्टियोसाइट, जो कि प्रेजेंट होता है एक स्पेस में जिसका नाम है लैक्यूना। और यहाँ पे जो सेल्स होता है कार्टिलेज का उसको हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, और इसकी सेल को हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं। कुछ और बातें अगर हम करें बोन और कार्टिलेज के ही ऊपर, तो बोन और कार्टिलेज होता है इसमें एक चीज़ें हमें याद रखनी है कि सिंगल ऑस्टियोसाइट जो होता है वो प्रेजेंट होता है इन द लैक्यूना इन द मैट्रिक्स। मतलब एक लैक्यूना के अंदर मतलब सिंगल ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट होता है, एक सेल मतलब एक बोन सेल जो होता है लैक्यूना के मैट्रिक्स के अंदर एक सेल प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो उसकी जो स्पेस होती है मैट्रिक्स में, उसमें दो या दो से ज़्यादा कॉन्ड्रोसाइट यानी कि कार्टिलेज सेल प्रेजेंट हो सकता है। और इसके बाद हम बोन की स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सबसे पहले बोन की जो ऊपर वाली पोर्शन होती है उसको हम एपीफाइसिस कहते हैं, और इसमें प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है। और इसी रेड बोन मैरो जो होता है इसके अंदर ब्लड सेल्स, हमारी जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती है इसी रेड बोन मैरो के अंदर। 20 वाला जो पोर्शन होता है उसको हम डायाफाइसिस कहते हैं, और ये वाला सेम वही एपीफाइसिस 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 और डायाफाइसिस। ठीक है, और इसके अंदर जो होता है येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है, यहाँ पे रेड बोन मैरो, यहाँ पे रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर जो भी हमारा ब्लड सेल्स होता है वो फॉर्म होता है, दिखने को मिलता है, प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम बात कर ले यहाँ पे कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज जो होता है ये मैंने ये पॉइंट करा दिया ऑलरेडी आपको। इसके बाद हम देख लेते हैं इस पॉइंट को कि जो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज जो होता है वर्टिब्रेट की इम्ब्रियो में वो रिप्लेस हो जाता है बोन्स इन अडल्ट। मतलब जो जब बच्चा पैदा लेता है तो वो इम्ब्रियो जब रहता है, जब वो इम्ब्रियो के फॉर्म में रहता है तो क्या होता है उसकी जितनी भी बोन्स रहती है पहले कार्टिलेज के फॉर्म में रहती है, बाद में वो रिप्लेस हो जाती है बोन से।
ठीक है, लेकिन सबसे पहले वो कार्टिलेज में ही रहता है। और ये कार्टिलेज प्रेजेंट कहाँ होता है? एट द टिप ऑफ द नोज, हमारी नोज की जो टिप होती है वहाँ पे जो फ्लेक्सिबल जगह है वहाँ पे हमारे आउटर ईयर जॉइंट जो होता है, जहाँ पे पिन्ना जो प्रेजेंट होता है हमारा आउटर ईयर, जिसको हम फोल्ड कर सकते हैं, कर पाते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होता है कार्टिलेज बिटवीन द एडजेसेंट वर्टिब्रल कॉलम। उसकी जो वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। और लिम्ब और हैंड जो होता है हमारे एडल्ट्स का, वहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है ये कार्टिलेज। नेक्स्ट हम फंक्शन की बात करें बोन की, तो बोन की इंपॉर्टेंट फंक्शन हमें याद रखनी है कि इसका जो ये मेन टिश्यू होता है जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है हमारी बॉडी को। जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क कौन सा दे रहा है? हमारी बोन ही दे रही है, वही हमें ढांचा दे रही है। एक ह्यूमन की या फिर जिस भी चीज़ की, अगर एक एनिमल है कोई सा भी, तो उसका जो बोन है वही उसको मतलब उसका स्ट्रक्चर दे रहा है। वैसे हम इंसानों का जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है कि हम एक ह्यूमन की तरह दिखते हैं, वो कैसे दिखते हैं? बिकॉज ऑफ दैट बोन। इसके बाद ये प्रोटेक्ट करता है हमारे सॉफ्टवेयर टिश्यूज और ऑर्गन्स जो होते हैं उनके सराउंडिंग बोन्स प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे हर्ट की बात कर ले तो इसके बाहर रिबकेज वगैरह प्रेजेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है बोन्स वगैरह, ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है हमारे सॉफ्टवेयर टिश्यूज और ऑर्गन्स वगैरह को। ये सर्व करता है वेट बियरिंग फंक्शन, क्योंकि इसी बोन्स की वजह से क्या होता है कि हमारी वेट हमें पता चलती है। ठीक है, इसके बाद ये इन्वॉल्व होता है मूवमेंट में, क्योंकि बोन्स जो होता है उसका मेन फंक्शन होता है कि ये मूवमेंट में हेल्प करवाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर ले टाइप्स ऑफ कार्टिलेज की, तो 3 तरह की मेनली कार्टिलेज होती है, उनके एग्जांपल भी याद रखना है। एक होता है हाइलिन कार्टिलेज, दूसरा होता है हमारा व्हाइट फाइब्रस, और तीसरा होता है हमारा दैट इज द इलास्टिन। जो हाइलिन कार्टिलेज होता है इसकी एग्जांपल हो जाती है हमारी ट्रैकिया की जो रिंग होती है, जहाँ पे सी शेप्ड की इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग ही प्रेजेंट होता है, वहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। मतलब कार्टिलेज की जो रिंग होती है, सॉरी ट्रैकिया की जो रिंग्स होती है वहाँ पे, जो कि सी शेप्ड की होती है। इसके बाद हम बात करें नेजल जो सेप्टम होता है वहाँ पे, और हमारा जो इम्ब्रियो होता है उसके अंदर भी हाइलिन कार्टिलेज ही प्रेजेंट होता है, जो कि बाद में जो है रिप्लेस हो जाता है बोन से। इसके बाद रिब्स जो होता है हमारा, वहाँ पे भी हाइलिन कार्टिलेज ही प्रेजेंट होता है। दूसरा हमारा व्हाइट फाइब्रस होता है, और ये व्हाइट फाइब्रस काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। मोर यहाँ पे कोलाजन फाइबर प्रेजेंट होता है व्हाइट फाइब्रस में, इसकी वजह से ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। तो ये मूवेबल नहीं होता है, इसको मूव नहीं कर किया जा सकता है। और ये प्रेजेंट होता है दैट इज द प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है हमारा, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और इंटरवर्टिब्रा, दो वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है प्रेजेंट, वहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा ये व्हाइट फाइब्रस टाइप का कार्टिलेज। इसके बाद इलास्टिन की बात कर ले, येलो इलास्टिन की बात करें तो ये मोर यहाँ पे इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होता है, और ये एक तरह का फ्लेक्सिबल टाइप का कार्टिलेज होता है। और कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगा? जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिल रही है, यानी कि नोज की हमारी जो टिप होती है वहाँ पे, हमारी ईयर की पिन्ना होती है वहाँ पे एपिग्लॉटिस जो है एक तरह का ढक्कन होता है, जो कि ग्लॉटिस को कवर करता है। जब हम कुछ खाते हैं उस टाइम में हमारी विंड पाइप जो है उसको कवर कर देता है एपिग्लॉटिस, तो ये यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। तो हमारा कनेक्टिव टिश्यू पूरा का पूरा हो गया है। अब जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो है इसमें सबसे पहले हम मसल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये हमारा एक मसल है, मसल टिश्यू। ठीक है, अब इसमें सबसे बाहर जो प्रेजेंट होगा इस मसल टिश्यू के बाहर, सबसे बाहर, तो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू होगा। कोई ना कोई सा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे दैट इज द एपीमाइसियम। ठीक है, इसकी जो मसल की जो कनेक्टिव टिश्यू होती है जो इसको सराउंड करती है बाहर से, ये जो पिंक में दिखा रखा है ये मसल की कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम एपीमाइसियम कहते हैं। अब हर एक मसल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? दैट इज द मसल। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आपके लिए आसान कर दिया है, आपको समझना आसान हो जाएगा और याद करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ऐसे पॉइंट्स में। तो मसल जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है मसल बंडल। अब ये सारी जो है मसल बंडल है। ठीक है, ये क्या है? ये जो ब्राउन में दिखा रहा है ये मसल बंडल है। तो हर एक मसल के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? दैट इज द मसल बंडल होगा। और मसल बंडल को हम क्या कहते हैं? फेसिकल भी कहते हैं। इसके बाद जो हर एक फेसिकल है यानी कि मसल बंडल है, अब इस मसल बंडल को भी कोई सा कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सराउंड करेगा। तो ये जो पिंक में दिखा रखा है ये इस मसल बंडल के सराउंडेड है, और इसकी जो कनेक्टिव टिश्यू है इसको हम पेरीमाइसियम कहते हैं। सबसे बाहर एपीमाइसियम, फिर पेरीमाइसियम। अब मसल बंडल के अंदर आ जाता है हमारा मसल सेल या मसल फाइबर। मसल सेल को ही मसल फाइबर भी कहते हैं। तो इसी मसल सेल के अंदर आता है मसल फाइबर, जो कि यहाँ पे अंदर में दिखा रखा है। ये सारे छोटे छोटे से जो है ये मसल सेल्स हैं बहुत सारे, जो कि मसल बंडल के अंदर प्रेजेंट है। और मसल सेल्स जो होता है इसकी कनेक्टिव टिश्यू को हम कहते हैं दैट इज द इंडोमाइसिन, जो कि सबसे अंदर है इसलिए। इसके बाद हर एक मसल सेल जो होती है इसके अंदर प्रेजेंट होता है मायोफिब्रिल्स। मैं दिखाती हूँ कैसे होता है। इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया है कि ये मसल सेल है, ये अंदर वाला मसल सेल है,
और ये तो पूरा मसल टिश्यू है। ये जो मसल सेल है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है इलोंगेटेड होती है, ऐसे मतलब यहाँ पे गोल गोल सा दिखा रखा है, लेकिन अगर हम इसको कट करते हैं तो हमें ये इलोंगेटेड शेप में दिखता है, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है मायोफिब्रिल, एक तरह का प्रोटीन की फिलामेंट प्रेजेंट होती है। जो मसल फाइबर होता है, ये वाला मसल सेल या मसल फाइबर, यही कॉन्ट्रैक्ट करता है जब इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस जब मिलता है तब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि छोटा हो जाता है, और रिलैक्स करता है मतलब यानी कि लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इन रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में वापस से पहुंच जाता है। यही मायोफिब्रिल्स जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करता है, जो कि प्रेजेंट होता है मसल सेल के अंदर। अब हम इसकी टाइप्स के ऊपर बात कर लें कि मसल कितने तरह की होती हैं। 3 तरह की मसल्स होती हैं। एक होती है स्केलेटल मसल, दूसरी होती है हमारी स्मूथ मसल, और तीसरी होती है हमारी कार्डियक मसल। जो स्केलेटल मसल है, इस नाम से ही समझ में आ रहा है, हमारी जो स्केलेटन है, हमारी जो बेसिक हमारी लिम्स की बात कर लें, हमारी आर्म की बात कर लें, तो इन सब जगह पे प्रेजेंट होता है हमारी स्केलेटल मसल, जो कि अटैच्ड रहता है विद द बॉडी स्केलेटन। हमारी जो बॉडी की स्केलेटन है उससे कनेक्टेड रहता है। स्मूथ मसल की अगर हम बात कर ले तो ये जो होता है स्मूथ मसल को हम विसरल मसल भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी इंटरनल, विसरा का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इंटरनल ऑर्गन्स जो होता है अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो इसको हम स्मूथ मसल या फिर विसरल मसल कहते हैं। विसरल मसल या स्मूथ मसल जो होता है प्रेजेंट होता है एट द इंटरनल ऑर्गन, यानी कि स्टमक, किडनी, इन सब जगह पे जो है ये प्रेजेंट होता है इस तरह का मसल, स्मूथ मसल, इंटरनल ऑर्गन्स, इससे हम याद रखेंगे स्मूथ मसल को। और जो कार्डियक है वो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये हमारी हार्ट की जो वॉल होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और अब हम इन तीनों का डिफरेंसेस देख लेते हैं, और हम कह सकते हैं कि इस चैप्टर का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो मतलब टॉपिक की बात कर ली वो यही है, दैट इज द स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक जो है इनके बीच के डिफरेंसेस। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही आया है, आ भी सकता है और आता ही है, ये कंफर्म है यहाँ से क्वेश्चन आना, बस इन इतने से पॉइंट से क्वेश्चन फ्रेम हो ही सकता है, तो इसको हमें एकदम अच्छे से रट ही लेना है इस पॉइंट्स को। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर देखना है कि इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है स्केलेटल मसल का होता है। जैसे मैंने आपको स्केलेटल मसल तो अभी मैंने आपको बताया है। स्मूथ मसल जो है इसको हम विसरल मसल भी कहते हैं, अगर यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा हो तो विसरा लिखा हुआ है, विसरल मसल लिखा हुआ है। और इसमें जो इसकी स्ट्रक्चर होती है ऐसी होती है, देखो स्मूथ मसल की ये वाली स्ट्रक्चर होती है, और कार्डियक मसल जो होता है ये ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे अब इसकी शेप के ऊपर बात कर ले तो ये सिलेंडर के जैसा होता है, जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पे सिलेंड्रिकल होता है। इसके बाद जो स्मूथ मसल होता है इसकी स्पिंडल या फिर फ्यूजी फॉर्म जैसी होती है। फ्यूजी फॉर्म जो है इसमें मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी जब मैंने आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो है ये बताया था, तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया था इसका, दैट इज दी कैरेट वगैरह, मूली वगैरह जो बताया था मैंने आपको, इसमें मैंने आपको बताया था ये फ्यूजी फॉर्म शेप के बारे में। जो फ्यूजी फॉर्म शेप होता है उसमें क्या होता है, बीच से मोटा होता है और साइड से पतला होता है, इसलिए इसको हम स्पिंडल या फिर फ्यूजी फॉर्म शेप कहते हैं। और इसकी सिलेंड्रिकल है यहाँ पे भी, तो इन दोनों की सिलेंड्रिकल हो जाती है, बीच वाली की स्पिंडल या फिर फ्यूजी फॉर्म शेप की हो जाती है। इसके बाद जो होता है इसमें कोई ब्रांचिंग हमें देखने को नहीं मिल रहा है तो ये अनब्रांच्ड होगा। इसमें भी कोई ब्रांचिंग नहीं है तो ये भी अनब्रांच्ड होगा स्मूथ वाली। और सिर्फ कार्डियक जो है इसके अंदर हमें ब्रांचिंग देखने को मिल रही है तो ये ब्रांच्ड होगा। इसके बाद बात कर ले तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन प्रेजेंट होता है, मतलब एक सेल के अंदर जो है यहाँ पे एक मसल टिश्यू की बात कर ले तो इसमें बहुत सारे हमें सेल यानी सॉरी न्यूक्लियस देखने को हमें मिलता है, तो इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो स्मूथ मसल होता है यहाँ पे एक न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा। और जो कार्डियक वाला होता है ये कार्डियक वाला भी हमारा यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, ये एक के अंदर यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस है तो इसलिए ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड है। स्ट्राइसन यानी कि धारियाँ जो होगी यहाँ पे प्रेजेंट होगी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है जब मैंने आपको मसल के बारे में बताया है कि मायोफिब्रिल्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है, तो ये इसकी धारियाँ स्ट्राइसन प्रेजेंट होता है। स्ट्राइसन का मतलब होता है धारियाँ। इसके बाद यहाँ पे स्मूथ मसल, स्मूथ है तो यहाँ पे कोई तरह का, नाम से ही हमें याद रखना है कि स्मूथ है तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई धारियाँ वगैरह हमें नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि नॉन स्ट्राइटेड या फिर अनस्ट्राइटेड होता है ये। इसके बाद जो कार्डियक होता है यहाँ पे स्ट्राइशन हमें देखने को मिलता है। इसके बाद वॉलेंट्री होता है कि हमारे कंट्रोल में होता है। स्केलेटल मसल तो हमारे कंट्रोल में है, जो हम जब चाहें तब इसको अपने हिसाब से जो है वर्क करा सकते हैं। जैसे हमें अगर मूवमेंट ही कराना है, हमारे हाथ की, पैर की, किसी की भी मूवमेंट करवानी है तो वो हमारे विल में होता है, मतलब हम जब चाहें तब कर सकते हैं, तो ये हमारी वॉलेंट्री हो जाती है। स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होता है। उसके बाद स्मूथ मसल और जो हमारा कार्डियक मसल होता है ये हमारी इनवॉलेंट्री होती है, उसको अपनी मर्जी से हम नहीं करवा सकते हैं मूवमेंट। इसके बाद हम जो गैप जंक्शन होता है, मैंने आपको जब सेल जंक्शन पढ़ाया है तो मैंने आपको गैप जंक्शन पढ़ाया है, तो गैप जंक्शन जो होता है वो स्मूथ और कार्डियक दोनों मसल के अंदर प्रेजेंट होता है।
ठीक है। अब ये मसल वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैं यहाँ पे बहुत ही कम बताई हूँ मसल के बारे में, और इतना ही बेसिक है ही मसल टिश्यू के बारे में, लेकिन और चीज़ें जो है इसके ऊपर पूरा एक लोकोमोशन वाला चैप्टर है। तो इसलिए यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत कम ही दे रखा है इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि इन सब के ऊपर एक एक चैप्टर ही ऑलरेडी दे रखा है। तो ये चीज़ें मैं वहाँ पे भी करवा दूँगी। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज़ द न्यूरल टिश्यू, और ये लास्ट टॉपिक है हमारा, और इसके बारे में भी बहुत ही कम दे रखा है, क्योंकि हमें पता है कि न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर एक पूरा चैप्टर ही है इसके ऊपर, तो हम इसके ऊपर बस थोड़ा सा ही डिस्कशन करेंगे जितना कि एनसीईआरटी में दे रखा है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं न्यूरल टिश्यू जो है, इसमें दो चीज़ें होती है, एक न्यूरॉन्स होता है, दूसरा होता है न्यूरोग्लियल सेल। अब न्यूरॉन जो होता है ये जनरेट करता है नर्व इम्पल्स की जनरेशन, कंडक्शन जो होता है ये न्यूरॉन करता है, और ये फंक्शनल यूनिट होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट क्या हो जाती है, दैट इज़ द न्यूरॉन होता है, और ये एक तरह का एक्साइटेबल सेल्स होता है। जो न्यूरोग्लिया सेल होता है ये मोर देन हाफ ऑफ द टोटल सेल होता है, मतलब टोटल सेल्स में से मोर देन हाफ जो होता है वो न्यूरोग्लिया सेल होता है। इसके बाद जो होता है बचता है वो न्यूरॉन्स होता है। ये सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारी न्यूरॉन्स को, ठीक है। इसके बाद जो न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं, मतलब न्यूरोग्लिया जो सेल्स होता है इसमें क्या क्या आता है, एस्ट्रोसाइट आता है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट आता है, श्वान सेल आता है, और माइक्रोग्लिया आता है। एस्ट्रोसाइट क्या होता है, एस्ट्रोसाइट होता है ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह काम करता है, ब्लड और ब्रेन के बीच में बैरियर का काम करेगा। जो ऑलिगोडेंड्रोसाइट और स्वान सेल होता है ये इन्वॉल्व होता है माइलिन शीथ की फॉर्मेशन में, और माइलिन शीथ वाली चीज़ें आपको उसी चैप्टर में समझ में आएगी जब मैं आपको न्यूरॉन्स के ऊपर बताऊंगी, अच्छे से डिस्कशन करूंगी, मैं पूरी चीज़ें बता दूंगी आपको कि माइलिन शीथ कैसे बनती है, फॉर्म कहाँ पे होती है, ये सब चीज़ें। तो मतलब ऑलिगोडेंड्रोसाइट और स्वान सेल जो होता है ये इन्वॉल्व होता है माइलिन शीथ की फॉर्मेशन में, और जो माइक्रोग्लिया होता है ये फैगोसिटिक होता है, मतलब ये बेसिकली ये इनगल्फिंग, मतलब किसी भी चीज़ को खा जाएगा, जो भी हमारे बैड प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर। जैसे हम अगर ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे माइक्रोग्लिया, जो कि फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, जो कि खा जाते हैं। तो ये थी हमारी यहाँ तक न्यूरल टिश्यू के ऊपर बातें, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का ये टिश्यू वाला टॉपिक जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। चारों तरह के टिश्यू हमने ऑलरेडी कर लिया है 2 लेक्चर्स में। तो आप उस लेक्चर्स को और इस लेक्चर्स को दोनों को आप अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हर एक पॉइंट मैंने एनसीईआरटी का कवर किया है, और इन सारे हैंड रिटन नोट्स जो है इसके लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, आपको सारी हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगी। और इसके बाद जो है अब हमारा जो है टिश्यू वाला टॉपिक फिनिश हो चुका है, तो या तो स्टार्ट हो सकता है हमारा दैट इज़ द कॉकरोच, नहीं तो फ्रॉग, इन दोनों में से कोई एक सा टॉपिक स्टार्ट हो सकता है। और मैं कोशिश करूंगी कि एक ही लेक्चर्स के दौरान ये पूरी की पूरी एक एक, मतलब या तो फ्रॉग या फिर कॉकरोच पूरा फिनिश हो जाए। तो टोटल 4 लेक्चर्स 5 लेक्चर्स ही लगेंगे जिसमें ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। नहीं समझ में आ रहा तो वो भी कमेंट पे लिखिए कि आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं भी नई हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू।